काश तुम पैदा ही नहीं हुई होती। तुम्हारी वजह से इस घर पर कलंक है। आज इस नदी में कूदकर जान दे देती हूँ। सब खत्म, दर्द खत्म, ये काला रंग भी खत्म। मरना आसान है, जीना सीख। गोरी बहन ने अपनी ही सगी काली बहन के साथ ऐसा सुलूक किया कि देखकर खून खौल उठेगा। और इस कहानी में एक हंस है, एक ऐसा हंस जिसने सब कुछ बदल दिया। आखिर गोरी बहन ने क्या किया, वो हंस कौन था, जानने के लिए अंत तक देखिए। जाओ बेटा, दोनों जाकर धोबी काका से कपड़े ले आओ। बाबा, मुझे ये सब काम मत बोला करो। देख रहे हो ना, मैं बाल संवार रही हूँ। अभी कुछ देर में धूप निकल आएगी। ऐसे ही बाहर जाती रहूंगी तो इस पुष्पा की तरह मैं भी काली हो जाऊंगी। ये बात सुनकर पुष्पा को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हमेशा की तरह चुप रही। कितनी बार बोला है कि ऐसा मत बोला करो। तुम दोनों जा रही हो बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। बाबा चले गए। पुष्पा चलने को तैयार थी, लेकिन करिश्मा, उसने पुष्पा को देखा। आंखों में गुस्सा था। साथ चलना है ना? रुक जा, आज तेरी ऐसी बेइज्जती करवाऊंगी कि मेरे साथ आने की हिम्मत कभी नहीं करेगी तू। दोनों बहनें धोबी घाट पहुंची। अरे करिश्मा बिटिया, ए बेटा, कपड़े लेने तू क्यों आई? तेरे नाजुक हाथों में दर्द हो जाएगा ना बेटा। क्या करूं काका, मैंने तो कहा था कि इस काली पुष्पा को भेज दो, थोड़ी देर में सूरज माथे पर आ जाएगा, पर पापा ने मुझे भी साथ जाने को बोला। अरे चल, अच्छा तू छोड़, घर जा। मैं इस पुष्पा के साथ घर तक कपड़े पहुंचा दूंगा। जा बेटा। अरे ये तो काली है, इसको क्या ही फर्क पड़ेगा। पर हाँ, एक चीज अच्छी हुई, सुबह सुबह सबसे पहले तेरा मुंह देखा। अब दिन अच्छा जाएगा। अगर इसका देख लेता तो अब खैर छोड़ो। ये सुनकर पुष्पा का दिल टूट गया, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुप रही। क्या काला होना कोई अपराध है? पुष्पा झुककर बोरी उठाने ही वाली थी कि तभी धोबी का गधा जोर जोर से रेंकने लगा। अरे अरे अरे, रुक जा, यही रुक जा। मैं गधे को संभाल कर आता हूँ। 2 कपड़े और रखने हैं तेरी बोरी में, उसके बाद ले जाना। रुको 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 रुको। जी काका। धोबी गधे के पास आया। करिश्मा वहाँ से चली गई। रास्ते में एक औरत मिली। ओ लड़की, वो धोबी कहाँ गया? उसने मेरी महंगी साड़ी खराब कर दी। धोबी का तो पता नहीं, पर वहाँ एक लड़की खड़ी है, शायद वही कपड़े धोती है। काम वाली होगी, उसी ने आपकी साड़ी खराब की होगी। ये सुनकर वो औरत गुस्से में घाट की ओर बढ़ी। उसने पुष्पा को देखा, सिर से पैर तक उदास चेहरा, काला रंग। उसे लगा यही है धोबी के यहाँ काम करने वाली। ओए, तू ही है ना जिसने मेरी साड़ी खराब कर दी? जी मैं तो। चुप, मेरी बनारसी रेशमी साड़ी में रंग लगा दिया तूने। 10 स्वर्ण मुद्राओं की साड़ी थी वो, अब कौन भरेगा? मैंने नहीं किया श्रीमती जी, मैं तो बस। ऊपर से झूठ बोलती है, काली सूरत काले काम। तभी धोबी वहाँ आया। सिठानी को देखा, फिर पुष्पा को। ये तुम्हारी लड़की है, इसने मेरी साड़ी बर्बाद कर दी। ये मेरी बेटी। अरे श्रीमती जी, ऐसी बेटी मेरी थोड़ी होगी, ये तो बस कपड़े लेने आई है। धोबी के मुंह से निकला एक एक लफ्ज पुष्पा के कलेजे में उतर गया। ऐसी बेटी मेरी थोड़ी होगी, जैसे सांवला होना कोई अपराध हो, जैसे वो इंसान नहीं कोई दाग हो जिससे लोग बचना चाहते हैं। पुष्पा ने कुछ नहीं कहा, आंखों में पानी था, गला भर आया था, पर आवाज नहीं निकली। उसने चुपचाप बोरी उठाई, सारा बोझ लादा और चल दी। रात का समय, दिन भर की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। धोबी की आवाज,
सेठानी की चीख, काली सूरत, काले काम और करिश्मा की वो दबी हुई हंसी जो सबसे ज्यादा चुभी थी। क्या गलती है मेरी? क्या मैंने अपना रंग खुद चुना था? क्या मैंने कहा था भगवान से कि मुझे सांवला बना दो? कल से सारा काम अकेले ही कर लिया करूंगी। सुबह अंधेरे में ही निकल जाऊंगी। जब लोग जागेंगे तब तक सारा काम हो चुका होगा। ना किसी की शक्ल देखनी पड़ेगी, ना किसी का ताना सुनना पड़ेगा। भोर का समय था। ठंडी हवा चल रही थी। पुष्पा तेज कदमों से चल रही थी। जितनी जल्दी काम हो जाए उतना अच्छा। नदी के किनारे पहुंची तो देखा 2 औरतें पहले से वहां थीं। पुष्पा ने उन्हें देखा। वो उसे देख रही थी, फुसफुसा रही थी आपस में। देख देख, घनश्याम की बेटी। हाँ, वही बेचारी। सुना है घर में सौतेला व्यवहार होता है इसके साथ, पर है तो कलमोही ही। सुबह सुबह इसका मुंह देख लिया तो पता नहीं दिन कैसा जाएगा। पुष्पा ने सुन लिया हर एक शब्द। कलमोही, वो शब्द उसके सीने में खंजर की तरह उतरा। पुष्पा ने मुंह फेर लिया, कुछ नहीं बोली, बस मन में सोचा, छोड़ो, आगे चलकर पानी भर लेती हूँ, यहाँ भी ताने ही सुनने हैं। वो नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ गई, जहाँ कोई नहीं था, बस वो और बहता पानी। पुष्पा ने मटका पानी में डुबोया, भरने लगी। तभी उसकी नजर कुछ दूर पड़ी। नदी के किनारे पत्थरों के बीच कुछ सफेद सा दिखा। पुष्पा ने गौर से देखा, एक हंस था। वो घायल हुआ वहाँ पड़ा हुआ था। पुष्पा के हाथ रुक गए, मटका छोड़ दिया। वो धीरे धीरे हंस की ओर बढ़ी। तू भी अकेला है मेरी तरह? पुष्पा ने धीरे से हंस को उठाया। वो नहीं छटपटाया, बस उसकी गोद में सिमट गया, जैसे किसी अपने की गोद मिल गई हो। पुष्पा ने मटका एक हाथ में उठाया, हंस को दूसरे हाथ में संभाला और झोपड़ी की ओर चल पड़ी। झोपड़ी पहुंचकर पुष्पा ने चुपचाप कोने में हंस को रखा। थोड़ा पानी लाई, नरम कपड़े से उसके घाव साफ किए और उसके सामने दूध रखा। हंस ने धीरे धीरे दूध पिया। पुष्पा देखती रही। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। बहुत दिनों बाद शाम को बाबा घर लौटे। हंस को देखा, फिर पुष्पा की आंखों में झांका। ये कहाँ से ले आई बिटिया? नदी किनारे मिला बाबा, घायल था, छोड़ नहीं पाई। मेरी बच्ची का दिल तो सोने का है। चल ठीक है, रख ले तू इसको। तू जो ठीक समझे कर, कोई समस्या नहीं है। पुष्पा की आंखें भर आईं। इस दुनिया में एक तो था जो उसे समझता था, उसका बाबा। तभी वहाँ करिश्मा आई। छी, गंदा पंछी रख लिया, बदबू आएगी पूरी झोपड़ी में। पुष्पा चुप रही। करिश्मा हंसती हुई चली गई। दिन बीतने लगे। पुष्पा खुद जो खाती वही हंस को खिलाती, खुद भूखी रह जाती पर उसे भूखा न रखती। पुष्पा ने उसका नाम रखा राजा। वो सारे काम करने हंस को अपने साथ ले जाती, पर करिश्मा को ये रास नहीं आता। जब पुष्पा काम में लगी होती, करिश्मा चुपके से राजा पर पानी फेंक देती तो कभी उसे तंग करती। बेचारा राजा डरकर फड़फड़ाता, पर थोड़ी देर बाद खुद ही वापस आ जाता पुष्पा के पास, जैसे उसे पता हो उसका असली घर कहाँ है। एक दोपहर करिश्मा फिर से ताना मारने आई। क्या रखा है इस गंदे पंछी में? वो सफेद है, तू काली, कितने अजीब लगते हो दोनों साथ में। पुष्पा ने राजा को सहलाया, कुछ नहीं बोली। करिश्मा हंसती हुई चली गई। तभी बाहर से आवाज आई, कोई आया था। पुष्पा ने झांक कर देखा, चाचा थे। ओ भाई सुनो, ऐसा है, अब बेटी की शादी वादी करा दो, उम्र हो गई है उसकी, कब तक बैठा के रखोगे घर में? बाबा ने सिर उठाया। सोच तो रहा हूँ कि अब काज बियाह कर दिया जाए उसका भी। अरे भाई, मेरे घर कुछ लोग आए हैं दूर गांव से। अच्छा, उनका एक बेटा है, जवान है, सुंदर है, बड़ा मस्त है, घर अच्छा है, परिवार अच्छा है,
उसकी शादी के लिए लड़की देखने आए हैं। अच्छा, कौन लोग हैं, कौन से गांव के हैं, कितने लोग हैं परिवार में, माँ बाप क्या करते हैं उसके? अरे बड़े लोग हैं भाई, जमींदार, लड़का भी पढ़ा लिखा है। अब मैंने सोचा तेरी बेटी के लिए बात करूं, क्या कहता है? हाँ 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 जरूर भाई, पुष्पा बड़ी है, पहले उसी को दिखाऊंगा। चाचा का चेहरा उतर गया। पुष्पा का बियाह कभी नहीं होने वाला, तू करिश्मा की शादी पहले कर देना। पुष्पा अंदर से सब सुन रही थी, हर एक शब्द। देखो दोनों मेरे लिए एक ही जैसी हैं। अरे भाई तू समझता क्यों नहीं है? पुष्पा के चलते करिश्मा का बियाह कभी नहीं होने वाला। लोग कहेंगे एक ऐसी है घर में, एकदम राजकुमारी और दूसरी नौकरानी। बियाह तो पहले पुष्पा का ही होगा। और रही रंग की बात, जो तू रंग की बात करता है, कभी उसका मन देखा है? कितना सोने जैसा साफ दिल है उसका। ऐसा भेदभाव मैं नहीं कर सकता। मेरे दोनों बच्चे मेरे लिए बराबर हैं, एक पलड़ा भी इधर उधर नहीं है मेरे लिए। अरे भाई पुष्पा की शादी कहाँ होने वाली है? कौन करने वाला है उससे शादी? अरे मैं कहता हूँ तू करिश्मा की शादी पहले कर दे, दहेज भी नहीं लगेगा। मैंने कह दिया सो कह दिया, पहले पुष्पा फिर करिश्मा। ठीक है भाई, अब जैसी तुम्हारी मर्जी, पर बाद में मत कहना, मैंने समझा तो दिया है। पुष्पा की आंखों से आंसू बह रहे थे। बाबा उसके लिए खड़े थे, पर चाचा के शब्द, वो शब्द उसके दिल में चुभ गए थे। थोड़ी देर बाद पुष्पा चाय लेकर बाहर आई। उसे देखकर चाचा का मुंह उतर गया। अच्छा चलो भाई, मैं चलता हूँ, नहीं तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। चाचा वहाँ से चले गए। अरे रो मत बिटिया, अरे ऐसे रोते नहीं बेटा। तेरा चाचा ऐसे ही बोलता रहता है, थोड़ा मुंह फट है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। ऐसा ना कर, रोना रोना। चुप हो जा, चुप हो जा। ओफो, मेरा जूता सिलाई करने वाला धागा खत्म हो गया है। अच्छा तू रहने दे, करिश्मा से कहता हूँ वो ला देगी। ओ करिश्मा, ए बेटा जरा बाहर तो आना। करिश्मा बाहर आई। ए बेटा करिश्मा, जा बेटा, थोड़ी लकड़ी काट ला और रात को खाना बनाना है। बाबा ये सब काम मुझसे मत बोला करो, धूप में जाऊंगी तो काली हो जाऊंगी, और ये जूते का धागा, मेरे हाथ खराब हो जाएंगे, कितने नाजुक है मेरे हाथ। ये बातें पुष्पा के दिल में जा चुभी। पहले चाचा और अब अपनी छोटी बहन करिश्मा। फिर भी उसने चुप रहना ही ठीक समझा। ए करिश्मा, तू ऐसी बातें मत बोला कर। कितनी बार तुझसे कहूँ कि दूसरे के घर जाएगी तो काम नहीं करेगी क्या? कितना समझाया है तुझे। तो क्या हुआ बाबा, दूसरे घर जाकर भी यही काम करूँगी क्या? मेरी किस्मत में तो राजकुमारी बनना लिखा है। ये सब छोटे काम मेरे लिए नहीं है। कोई बात नहीं पिताजी, मैं जाती हूँ। पुष्पा राजा के साथ निकल पड़ी। एक बेटी जो कुछ नहीं करती, एक बेटी जो सब कुछ करती है, पर दुनिया उल्टी है। जो देती है उसे ताने, जो नहीं करती उसे प्यार। दूसरी ओर राज्य में राजा का एक खास मंत्री था। राज्य का सबसे भरोसेमंद मंत्री नाम था विक्रम। विक्रम आम मंत्रियों जैसा नहीं था। वो महल में बैठकर ऐशो आराम नहीं करता था। वो खुद गांव-गांव जाता था, लोगों से मिलता था, उनकी परेशानियां सुनता था, उनके दुख दर्द समझता था। लोग उसे प्यार करते थे, इज्जत करते थे, उसके लिए जान देने को तैयार थे। पर एक परेशानी थी, बड़ी परेशानी। विक्रम की शादी नहीं हुई थी। राजा ने खुद कई बार कोशिश की, सुंदर लड़कियां दिखाईं, अमीर घराने की, ऊंचे कुल की, गोरी खूबसूरत, पर विक्रम हर बार मना कर देता। एक दिन राजा ने पंडितों को बुलाया। बड़े बड़े ज्योतिषी आए, विक्रम की कुंडली देखी, ग्रह देखे, नक्षत्र देखे। महाराज, मंत्री जी की कुंडली में तो बड़ा अजीब सा योग है। क्या योग है, बताइए, स्पष्ट करिए। उनकी शादी किसी अमीर घराने की लड़की से नहीं होगी। ये क्या बातें कर रहे हैं आप? हाँ महाराज, इनकी शादी किसी गरीब घर के लड़की से होगी, जहाँ जूतों का काम किया जाता हो। राजा का मुंह खुला रह गया। क्या
जूतों का काम, यानी कि मोची के घर की लड़की हमारे मंत्री की पत्नी। अब महाराज ये बातें मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो कुंडली कह रही है, बाकी फिर विधि का विधान है। विक्रम ने सुना, कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया, जैसे उसे पता था, जैसे वो इंतजार कर रहा था। विक्रम दूसरे राज्य किसी काम से आ गया था और रात के समय वन के रास्ते लौटने वाला था। अगला दिन दोपहर को चाचा आए। उनके साथ 3-4 लोग थे, एक बुजुर्ग आदमी, एक औरत और एक जवान लड़का। लड़का सच में सुंदर था, गोरा, लंबा, अच्छे कपड़े पहने हुए। अरे भाई, ये लोग आ गए हैं। लड़के के माता पिता हैं और ये खुद लड़का है। राहुल नाम है इसका। नमस्ते नमस्ते। देखिए, बहुत खुशी हुई आप लोगों को देखकर। अच्छा, मैं अपनी बड़ी बेटी को बुलाता हूँ। बाबा ने अंदर आवाज दी, ए पुष्पा, ए बेटा बाहर आ। पुष्पा धीरे धीरे बाहर आई। सिर झुका हुआ था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लड़के की माँ ने पुष्पा को देखा, एक पल को रुकी, फिर उसका चेहरा बदल गया, जैसे कुछ गंदा देख लिया हो। ये कौन सी काली कलोटी सामने ला दी? पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। हमें बताया नहीं गया था कि लड़की ऐसी है। हमारा बेटा राजकुमार जैसा है, इसके साथ कैसे बिठाएंगे? अरे चलो यहाँ से, वक्त बर्बाद कर दिया हमने, चलो। वो लोग उठ गए। पुष्पा की तरफ देखा भी नहीं, जैसे वो इंसान ही नहीं थी, बस एक काला धब्बा थी। लड़का भी उठा, उसने एक बार पुष्पा को देखा, फिर मुंह फेर लिया और चल दिया। पुष्पा वहीं खड़ी रही, पत्थर की तरह। आँखों से आंसू बह रहे थे, पर आवाज नहीं निकली, एक भी शब्द नहीं। चाचा ने बाबा को घूरा। हाँ, देख लिया तुमने? अरे मैंने कहा था ना, मत कर, पर तू माना नहीं। अब खुश? अरे अब कर ले अपनी इस कलूटी बेटी की शादी, खुद से ही कर लेना। हमसे मत कहना कि लड़का ढूंढ के बताओ। इसकी शादी कभी नहीं होगी, मैं ये लिख के दे सकता हूँ। और इसके चक्कर में तू करिश्मा का भी घर उजाड़ देगा। लोग कहेंगे एक ऐसी है, दूसरी भी वैसी ही होगी। चाचा भी चले गए। पुष्पा वहीं खड़ी थी, टूटी हुई, बिखरी हुई। क्या हो गया? फिर रो रही हो? पुष्पा ने जवाब नहीं दिया। अरे पुष्पा दीदी, अब तक कितने हो गए? 25 लड़के तुम्हें नापसंद कर चुके हैं। 25। पुष्पा का दिल धस गया, हर शब्द चाकू की तरह उतर रहा था। और तुम हो कि बेशर्म की तरह फिर आ जाती हो। हर बार शर्म नहीं आती? हर एक के सामने मुंह उठाकर चली आती हो। देख लो, मुझे पसंद कर लो, मुझे प्लीज मुझसे शादी कर लो, मुझे अपना लो। खुद ही अपनी बेइज्जती करवाती रहती हो बार बार, और साथ में मेरी भी इज्जत मिट्टी में मिला दी तुमने। तुम्हारी वजह से मुझसे भी कोई शादी नहीं करेगा। तुम्हारी काली शक्ल की वजह से मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो गई। पुष्पा का हाथ कांप रहा था, बस करिश्मा के शब्द थे, गूंज रहे थे, सिर में, दिल में, हर जगह। काश तुम पैदा ही नहीं हुई होती। तुम्हारी वजह से इस घर पर कलंक है। ए करिश्मा, बस बहुत हो गया, अब एक शब्द भी मत बोलना। करिश्मा चली गई। पुष्पा वहीं खड़ी रही, आंखें खाली थी, जैसे कोई रोशनी ही बुझ गई हो। 25 लड़के, बेशर्म, खुद ही बेइज्जती करवाती हो, काश तुम पैदा ही नहीं हुई होती। ये शब्द पुष्पा के दिमाग में घूम रहे थे, बार बार, चाकू की तरह, चुभते हुए, गहरे और गहरे। वो बिना कुछ कहे घर से भाग गई, दूर, बहुत दूर। गांव छूट गया, खेत छूट गए, वो बस भागती रही। आंसू बह रहे थे, पर वो रुकी नहीं। नदी किनारे पहुंच गई, पानी बह रहा था, गहरा, तेज, अंधेरे में भी गरज रहा था। मेरा रंग ऐसा है तो इसमें मेरा क्या दोष? मैंने थोड़ी ना खुद को बनाया ऐसा। आंसू गिर रहे थे पानी में, लहरों में घुल रहे थे। 25 लड़के, 25 बार बेइज्जती। बेशर्म बोला मुझे मेरी अपनी बहन ने, अपनी सगी बहन ने। पुष्पा उठी, पानी की तरफ देखा, गहरे पानी में। आज इस नदी में कूदकर जान दे देती हूँ। सब खत्म, दर्द खत्म,
ये काला रंग भी खत्म। पुष्पा ने कदम बढ़ाया। वो और आगे बढ़ने वाली थी, गहरे पानी में कूदने वाली थी कि तभी पीछे से आवाज आई, पंखों की फड़फड़ाहट, तेज, बहुत तेज। उसने पीछे मुड़कर देखा, राजा था, उसका हंस। पुष्पा ने राजा को देखा, पर कुछ अलग था। राजा की आंखों में कुछ और था, इंसानियत थी। देख ले राजा, मुझे आखिरी बार देख ले। अब मैं नदी में कूदकर जान देने वाली हूँ। मुझे कोई पसंद नहीं करता। मैं चली, अपना ध्यान रखना। वो बस कूदने वाली थी। रुक जाओ पुष्पा, ऐसा मत करो, रुक जाओ रुक जाओ। कि तभी हंस को बोलता देख पुष्पा दंग रह गई। राजा, तूने बोला तू बोल सकता है? हाँ पुष्पा, मैं बोल सकता हूँ। ये कैसे संभव है? बहुत कुछ संभव है जो तुम नहीं जानती। सब कुछ अच्छा होने वाला है और तुम अपनी जान दे रही हो। अरे सब बदलने वाला है। क्यों? किस लिए? कुछ ठीक नहीं बदलेगा। मेरी जिंदगी खत्म है। क्यों चिंता करती हो? सब कुछ ठीक होने वाला है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। कैसे ठीक होगा राजा, कैसे? 25 लड़कों ने मना किया। मेरी बहन ने कहा काश मैं पैदा नहीं हुई होती। कैसे ठीक होगा कुछ? चलो मेरे साथ चलो, घने जंगल में, वहीं सब ठीक होगा। जंगल में? क्या है वहाँ? चलो, चलोगी तो पता चलेगा ना। विश्वास करो मुझ पर। एक बार भरोसा तो करो। ठीक है, चलो। राजा आगे आगे चलने लगा और पुष्पा पीछे पीछे। दोनों घने जंगल की तरफ बढ़ने लगे, अंधेरे में रहस्य की तरफ। तभी अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ी डरावनी मकड़ी आकर खड़ी हो गई और दोनों के पैर वहीं जम गए। हे भगवान, ये क्या है? इतनी बड़ी मकड़ी! उस मकड़ी ने जाल फेंका और पल भर में राजा और पुष्पा कैद हो गए। तभी वहां विक्रम आ पहुंचा, जो वन के उसी रास्ते से महल लौट रहा था। उसने देखा कि एक मायावी मकड़ी ने एक लड़की और एक हंस को कैद कर रखा है। ए मायावी मकड़ी, रुक जा! विक्रम ने तलवार निकाली, पर मकड़ी तेज थी। उसने जाल फेंका और विक्रम और घोड़ा दोनों जाल में फंस गए। तभी हंस के जाल में विस्फोट हुआ और हंस आजाद हो गया। हंस ने मुंह खोला और एक चमकीली किरण निकली, जिससे पुष्पा आजाद हो गई। फिर एक और किरण निकली और मकड़ी वहीं गिर पड़ी। राजा ने फिर किरण निकाली और विक्रम भी आजाद हो गया। पुष्पा को साथ लेकर हंस विक्रम के घोड़े पर बैठ गया। तभी 7 और मकड़ियां आ गईं, जो वैसी ही विशाल और भयानक थीं। भागने नहीं देंगे, वो हमला करने वाली थीं, पर तभी विक्रम का घोड़ा आसमान में उड़ने लगा। हाँ? अरे ये क्या हो रहा है? घोड़ा ऊपर और ऊपर बादलों की तरफ उड़ता रहा। पुष्पा ने विक्रम को जोर से पकड़ लिया, डर के मारे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर पंख की वजह से दोनों को एक दूसरे का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। विक्रम ने पहली बार किसी लड़की को अपने इतने करीब पाया था। अचानक विक्रम ने खुद को महल के सामने पाया। अरे मैं यहाँ कैसे पहुँचा? ये कैसे संभव है? अरे विक्रम जी अभी तो आप घोड़ा चलाते हुए हमारे सामने यहाँ महल तक आए हैं और आप कहते हैं कैसे संभव है, कैसे पहुँचा? क्या मैं ये घोड़ा चलाकर यहाँ तक आया? विक्रम का दिमाग घूम गया। अरे तो फिर वो मकड़ी, वो लड़की, वो हंस और मेरा घोड़ा जो उड़ रहा था, क्या वो सब मेरा भ्रम था? उसे घोड़ा उड़ने के बाद का कुछ याद नहीं था। क्या ये सच भी है या सिर्फ मेरा भ्रम? तभी उसका ध्यान अपने कपड़ों पर गया। उसकी कमीज भीगी हुई थी उस लड़की के आंसुओं से।
विक्रम का दिल धड़का। जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को अपने इतने करीब महसूस किया था। वो मन ही मन उस लड़की को अपना दिल दे चुका था। नहीं 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 नहीं, ये सब सच ही था। उस लड़की को मेरे घोड़े पर उस सफेद हंस ने बैठाया था। मुझे कल इस बारे में पता लगाना ही होगा। दूसरी ओर पुष्पा भी अपने घर के सामने थी। वैसे ही अचानक उसे भी बीच का कुछ याद नहीं था। है, मैं यहाँ कैसे? अभी तो मैं घोड़े पर आकाश में उड़ रही थी। तुम्हें सब कुछ कल पता लग जाएगा। बस इतना जान लो पुष्पा, तुम्हारा भाग्य पूरी तरह से बदलने वाला है। अब घर के अंदर चलो, तुम्हारे बाबा तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान है। पुष्पा अंदर गई। बाबा चिंता में बैठे हुए थे। अरे अरे पुष्पा, अरे पुष्पा मेरी बच्ची, कहाँ चली गई थी तू? पुष्पा को देखकर वो खड़े हो गए। अरे कहाँ थी तू? कितना ढूंढा, पूरा गांव छान मारा। बाबा माफ कर दो। ए बेटा, ऐसा ना किया कर। तेरा बाबा तेरे बिना तड़प जाता है बेटा। बेटा ऐसे ना करा कर। देख मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बिटिया रानी, क्या मैंने तुझे कभी छोड़ा क्या? जब तेरी माँ गई तब भी तेरे साथ रहा ना। कभी कहीं गया तुझे छोड़कर? नहीं बाबा। सुन, मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, कभी नहीं, समझी? बेटा तू मेरी जान है, मेरी सांसें हैं। जब तक ये बूढ़ा जिंदा है ना, तेरे साथ है बेटा, तेरे साथ। आगे से कभी नहीं जाऊंगी कहीं, पक्का वादा बाबा। मेरी लाडो। दूसरे दिन सुबह विक्रम निकल पड़ा। मन में बस एक ही बात थी। अगर कल सब कुछ सच था तो आज उस लड़की को ढूंढ के रहूंगा मैं। हाँ। घोड़े पर सवार जंगल के रास्ते आखिर एक गांव आया। जंगल से सटा हुआ। विक्रम ने घोड़ा रोका। एक चाय की टपरी देखी, उतरा। आओ बेटा, आओ आओ आओ, आओ। बोलो क्या लोगे? काका एक काम करो, चाय मसाला वाली दे दो, बढ़िया अदरक वाली देना काका। काका ने चाय बनाई। विक्रम ने पहला घूंट लिया। काका एक बात पूछूं काका? हाँ हाँ बेटा, पूछो पूछो। काका मुझे एक सफेद हंस खरीदना है। क्या आप बता सकते हो कि वो हंस कहाँ मिलेगा? अरे वाह 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 वाह, बिल्कुल सही जगह आए हो बेटा। अच्छा, क्या बात कर रहे हो, सच में? हाँ बिल्कुल। सुनो बेटा, यहाँ जंगल से सटे 3 गांव हैं। तीनों में लगभग हर दूसरा परिवार हंस रखता है। अच्छा, और कितने परिवारों के पास हंस होगा? करीबन 5000 परिवार के पास तो होएगा ही बेटा। बाप रे, 5000 घरों में उस लड़की को मैं कैसे ढूंढूंगा? विक्रम का चेहरा उतर गया। उसने चाय का आखिरी घूंट लिया। मन भारी हो गया। हाँ, शायद उस लड़की को ढूंढना संभव नहीं है। तभी उसे कुछ याद आया। रुको, ज्योतिषी ने बोला था मेरी शादी ऐसे घर में होगी जहाँ जूतों का काम होता हो। अरे नहीं 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 नहीं। हाँ, क्या हुआ बेटा? कहाँ गुमसुम खोए हो? क्या सोच रहे हो? चाय मजेदार नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, चाय तो बढ़िया है काका। क्या करूं काका, ये देखो, मैं तो यहाँ से हिलने की स्थिति में भी नहीं हूँ। देखो, ये खराब हो गया। अरे क्यों, क्या हुआ बेटा? काका मेरा जूता फट गया और दूसरे जूते का तलवा भी खिसकने वाला है। तो अब हालत आप समझ सकते हो। ये तो एक तीर से 2 निशाने हो गए बेटा। मतलब समझा नहीं। अरे एक काम करो, घोड़े पर सवार हो जाओ और तीसरे गांव के चौथे चौराहे पर 5वां मकान है,
वहाँ चले जाओ, बस फिर देखो कमाल। कमाल मतलब वहाँ कौन रहता है? कोई कमाल रहता है क्या? अरे कोई कमाल धमाल नहीं, मेरा दोस्त है घनश्याम, वो करता है कमाल। अरे जूतों का काम बड़ा कमाल का करता है, जूते बना देगा एकदम नए जैसे। अच्छा, और क्या उसकी बेटी है, पुष्पा नाम है, उसके पास एक हंस है सफेद रंग का, अभी अभी रास्ते में मिला था उसे। हो सकता है वो हंस तुम्हें बेच भी दे तो तुम्हारा एक तीर से हो जाएगा 2 निशाना। विक्रम का दिल धड़का जोर से। हाँ, धन्यवाद काका, बहुत बहुत धन्यवाद। पैसे रखे, जूते हाथ में लिए, घोड़े पर सवार हुआ और निकल पड़ा। 3रा गांव, 4था चौराहा, 5वां मकान। विक्रम ने घोड़ा रोका, देखा एक बूढ़ा आदमी बाहर बैठा जूते सिल रहा था। पास में एक सफेद हंस बैठा था। यही घर है। विक्रम उतरा, अंदर गया। अरे विक्रम जी, आप राम राम, नमस्ते नमस्ते। अरे आपने मुझे पहचाना कैसे? कैसे पहचाना आपने? अरे दरअसल विक्रम जी, राज्य के मेले में राजा जी का जूता फटा था, मैंने ही सिला था, तब भी आप वहाँ पे मौजूद थे तो बस। अच्छा, हाँ। कहिए कहिए, यहाँ कैसे आना हुआ, मैं आपकी क्या सेवा करूं? हाँ घनश्याम जी, सही बताऊं, मुझे आपकी पुत्री से प्रेम हो गया है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? मंत्री जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। कल रात को मैं उनसे मिला जंगल में, और बस दिल दे बैठा मैं। रुकिए विक्रम जी, देखिए मैं आपको स्पष्ट बता दूं, मेरी है 2 बेटियां। आपको किससे प्रेम हुआ है, पहले स्पष्ट ये बताइए। विक्रम ने बाहर देखा, सफेद हंस बैठा था। हाँ, ये जिसके पास ये सफेद हंस है, उससे। पुष्पा। हाँ पुष्पा जी। मैं देखिए, मैं जानता हूँ अजीब लग रहा है, पर सच यही है। मैंने उनका चेहरा भी नहीं देखा, अंधेरा था, बस आवाज सुनी। पर घनश्याम जी, उन कुछ पलों में मैं अपना दिल दे बैठा, सच बता रहा हूँ। हाँ विक्रम जी, देखिए, अब आप ठहरे मंत्री और मेरी बेटी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ, मैं यहाँ एक मंत्री बनकर नहीं आया, मैं यहाँ एक इंसान बनकर आया हूँ जिसका दिल किसी के पास रह गया है। घनश्याम जी चुप हो गए, मन में सोचने लगे। हाँ, इन्होंने पुष्पा को देखा नहीं है, कहीं ये देखकर मना न कर दे। अगर ऐसा हुआ तो मेरी बेटी का दिल फिर से टूट जाएगा। क्या करूं? चलो, अब जो भी हो, बाद में कुछ ऊपर नीचे हो इससे पहले ही दिखा देता हूँ। मुझे उसे बुलाना तो होगा ही। ए पुष्पा, ए बेटा पुष्पा, जरा बाहर तो आना। पुष्पा बाहर आई। विक्रम ने देखा और देखता ही रह गया। पुष्पा का रंग सांवला था, बहुत सांवला, काली काया, पर आंखों में एक गहराई थी, चेहरे पर एक सादगी। विक्रम चुप हो गया, एकटक देखता रहा। ये मेरी बड़ी बेटी पुष्पा है, इसके पास ही वो सफेद हंस है मंत्री जी, देख लीजिए। तभी अंदर से करिश्मा भी बाहर आ गई। गोरा रंग, सुंदर चेहरा, बड़ी बड़ी आँखें। विक्रम ने करिश्मा को देखा और देखता ही रह गया, इतनी सुंदर। फिर उसने पुष्पा को देखा, उसके सांवले चेहरे को, उसकी आँखों को, जिनमें डर था, फिर से ठुकराए जाने का डर। कल रात को वन में आप ही थी ना? हाँ। मुझे आपसे प्रेम हो गया है पुष्पा जी।
पुष्पा ने ऊपर देखा, हैरान, आंखों में अविश्वास। देखिए पुष्पा जी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, क्या आपको मंजूर है? पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। घनश्याम जी की आंखें भर आईं। करिश्मा ने दीदी को देखा। पुष्पा की आंखों में आंसू थे, पर एक सवाल भी था, क्या कल रात घोड़े पर आप ही थे? हाँ, बिल्कुल मैं ही था। और पुष्पा जी, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, आप बस हाँ कहिए। पुष्पा कांप गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या आप सच कह रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? मुझे तो कोई लड़का पसंद नहीं करता। सब मेरा रंग देखकर मुंह फेर लेते हैं। आप तो राजकुमार हैं, आप क्यों? पुष्पा जी, मैं राज्य का मंत्री हूँ, मंत्री। हजारों लोगों से मिलता हूँ, चेहरा देखकर बता सकता हूँ किसके मन में क्या है। हाँ। विक्रम ने पुष्पा की आंखों में देखा। और आपकी आंखों में मैंने वो देखा जो किसी की आंखों में नहीं दिखा, सच्चाई, निश्चलता और एक पवित्र आत्मा जिसका मन और दिल दोनों साफ है। रंग तो बाहर की चीज है पुष्पा जी, असली सुंदरता तो मन की होती है ना। और आपका मन तो इस सफेद हंस से भी ज्यादा पवित्र है। पुष्पा की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार ये खुशी के आंसू थे। हाँ, तो बताइए पुष्पा जी, क्या आपको मंजूर है हमारा प्रस्ताव? पुष्पा ने अपने पिता की तरफ देखा। घनश्याम जी ने आंखों में आंसू लिए सिर हिलाया। हाँ, विक्रम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। घनश्याम जी, मुझे एक काम से दूसरे राज्य जाना है। आज से मैं 10 महीने बाद लौटूंगा। मैं तभी पुष्पा जी से विवाह करूंगा। जैसी आपकी इच्छा, हम आपका इंतजार करेंगे। हाँ, बिल्कुल करेंगे। करिश्मा खड़ी देख रही थी, चेहरा तमतमा रहा था। ये कैसे हो सकता है? मंत्री और इस काली के साथ मुझे छोड़कर इसे? 10 महीने, बहुत कुछ बदल सकता है 10 महीने में, बहुत कुछ। समय बीतता गया, दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। घनश्याम जी सुबह उठते, बाजार जाते, सामान लाते, जूते सिलते, सारा बाहर का काम खुद करते। पुष्पा घर से बाहर नहीं निकलती थी, अब नहीं। पहले जो तानों का दर्द सहती थी, अब नहीं सह सकती थी। अब उसके पास कुछ था जिसे बचाना था, एक उम्मीद, एक सपना। वो सुबह उठती, पूरा घर संभालती अकेले। और करिश्मा कुछ नहीं करती थी, बस आईने के सामने बैठी रहती, अपने गोरे चेहरे को निहारती रहती और मन ही मन जलती रहती। पुष्पा जब भी थकती, जब भी उदास होती, अपने हंस के पास जाती, उसे सहलाती, उससे बातें करती। तू जानता है ना, ये सब तेरी वजह से हुआ है। तूने ही मुझे उस रात वन में बुलाया था, तूने ही मुझे विक्रम जी से मिलवाया। तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तूने मेरी किस्मत बदल दी। विक्रम इन 10 महीनों में एक बार भी नहीं आया, पर खत भेजता रहता हर महीने, कभी 2, कभी 3। पुष्पा हर खत को 100 बार पढ़ती, छाती से लगाती, संभाल कर रखती। उन खतों में विक्रम के शब्द थे, उसका प्यार था, उसका इंतजार था। 9 महीने बीते, फिर आखिरी खत आया। प्रिय पुष्पा जी, कल मैं बारात लेकर आपके घर आऊंगा। राजा, रानी, बाकी के मंत्री सभी आएंगे। ऐसी शादी पूरे राज्य में किसी की नहीं हुई होगी। अब आपके खुशी के दिन आ गए हैं। इन 10 दिनों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैंने आपको याद ना किया हो। अब और इंतजार नहीं होता, बस आज की रात बीतने दीजिए, फिर हम कभी अलग नहीं होंगे। सुना तूने, कल आ रहे हैं वो, कल मेरी शादी। ये सब तेरी वजह से। तू मुझे उस रात वन में नहीं ले गया होता ना, तो आज मैं अकेली होती, सबकी नजरों में बोझ। पर तूने सब बदल दिया, मेरी किस्मत बदल दी। और फिर वो रात आई, वो आखिरी रात, जिसके बाद पुष्पा की जिंदगी बदलने वाली थी। कल उसकी शादी थी।
कल वो दुल्हन बनेगी, कल विक्रम आएगा। रात गहरा गई, सन्नाटा था, पूरा घर सो रहा था, पर करिश्मा जाग रही थी। वो घर के आंगन में अकेली बैठी थी। कल शादी है, पुष्पा की शादी, इस काली की शादी, मंत्री से। मैं इतनी सुंदर हूँ, गोरी हूँ, सबकी नजरें मुझ पर टिकती हैं। फिर भी विक्रम ने इसे चुना, इस काली को। क्या होता अगर इसकी जगह मेरी शादी होती विक्रम से? राजमहल में रहती, रानी बनती, हीरे पहनती, नौकर चाकर होते। पर नहीं, ये सब उसको मिलेगा, उस काली कलूटी को। और मैं यहीं सड़ती रहूंगी इस टूटी झोपड़ी में। अगर मैं तुमसे बोलूं कि ऐसा हो सकता है तो तुम क्या करोगी? करिश्मा जम गई, उसकी सांस रुक गई, धीरे धीरे पीछे मुड़ी। वहाँ हंस खड़ा था, चांदनी में नहाया हुआ, सफेद चमकता हुआ, और उसकी आंखें करिश्मा को घूर रही थीं। तू बोला? हाँ, मैं बोला। ये कैसे? तू तो बस एक पंछी है। मैं सिर्फ पक्षी नहीं हूँ करिश्मा, मैं वो हूँ जो तुम्हारी समस्या सुलझा सकता है। करिश्मा की आंखें फैल गईं। क्या मतलब? तुम चाहती हो कि मंत्री विक्रम से तुम्हारी शादी हो, है ना? हाँ, मैं ये कर दूंगा, पर हाँ, तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम जिंदगी में मेरी 2 बार मदद करोगी। ठीक है। हाँ, तो ध्यान से सुनो। यहाँ से पूर्व दिशा में जाओ। पूर्व दिशा में? हाँ, वहाँ जंगल है। बस चलती जाना, रुकना मत। करिश्मा चुपचाप सुन रही थी। डर था, पर जलन ज्यादा थी। चलते चलते तुम्हें एक आम का पेड़ मिलेगा, बहुत पुराना और बहुत बड़ा। आम का पेड़? हाँ, उस पेड़ पर एक आम होगा, चमकता हुआ, सुनहरा, जैसे सोने का बना हो। और उस आम को तुम तोड़ लेना और उसे अपनी बहन को खिला देना। खिला दूंगी तो क्या होगा? हंस रुका। उसने करिश्मा की आंखों में देखा। एक रात में तुम्हारी बहन 9 महीने की गर्भवती हो जाएगी। करिश्मा की आंखें फटी रह गईं, मुंह खुला का खुला रह गया। ये क्या कह रहे हो तुम? एक रात में 9 महीने? हाँ। ये कैसे संभव है? ये तो संभव है, बस इतना जान लो, संभव है। करिश्मा की सांसें तेज थीं, दिमाग घूम रहा था। सोचो करिश्मा, कल सुबह विक्रम आएगा शादी करने, और तब देखेगा कि पुष्पा तो पहले से किसी और की है, किसी और का बच्चा पुष्पा के पेट में। तो क्या सोचेगा वो? करिश्मा की आंखों में चमक आई, जहरीली चमक। है, फिर क्या करेगा विक्रम? बस एक काम करेगा, शादी तोड़ेगा। राजा साहब आएंगे, मंत्री आएंगे, रानी आएंगी, और फिर घर में एक और लड़की तो है ही, बाकी तुम समझदार हो। करिश्मा की सांसें धीमी हुईं, चेहरे पर मुस्कान आई, काली मुस्कान। करिश्मा निकल पड़ी। रात के अंधेरे में पूर्व दिशा में जंगल घना था, डरावना था।
पर करिश्मा नहीं डरी। जलन डर से बड़ी होती है। चलते चलते वो पेड़ के पास पहुंची। वही पेड़ पुराना, विशाल और उस पर एक आम चमक रहा था, सुनहरा। करिश्मा ने हाथ बढ़ाया, आम तोड़ा, उसे देखा। अब देखो मैं क्या करती हूँ। करिश्मा घर लौटी, आम को काटा और पुष्पा के कमरे में गई। पुष्पा बैठी थी खिड़की के पास, चांद देख रही थी। कल उसकी शादी थी, चेहरे पर सपने थे। दीदी, पुष्पा ने मुड़कर देखा। करिश्मा खड़ी थी, हाथ में कटोरी, आंखों में आंसू। करिश्मा, इतनी रात को? और तू रो क्यों रही है? दीदी, मेरी दीदी, मुझे माफ कर दो दीदी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हमेशा जलती रही तुमसे, कभी प्यार से नहीं बोली। करिश्मा, ये क्या बोल रही है? कल से तुम चली जाओगी ना दीदी, विक्रम के साथ? घर सूना हो जाएगा दीदी। तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? कौन समझाएगा मुझे? पुष्पा की आंखें भर आईं। पगली, मैं तुझे भूलूंगी नहीं। तू आना मिलने, हमेशा आना। दीदी, छोटा सा काम किया है तुम्हारे लिए। ये आम लाई हूँ, खा लो। पुष्पा ने कटोरी ली, मुस्कुराई और आम खा लिया। बहुत मीठा है, बहुत मीठा। करिश्मा देख रही थी चुपचाप। पुष्पा को नहीं पता था कल क्या होने वाला है। सुबह हुई, सूरज निकला, शादी का दिन आ गया था। पुष्पा के पिता ने सुबह जल्दी उठकर झोपड़ी को बाहर से सजाया, फूल लगाए, तोरण बांधे, मंडप तैयार किया। धीरे धीरे गांव वाले भी आने लगे। खुशी का माहौल था, पर पुष्पा और करिश्मा बाहर नहीं आई। करिश्मा पुष्पा के कमरे में गई, दरवाजा खोला और रुक गई। पुष्पा बिस्तर पर बैठी थी, उसका पेट पूरे 9 महीने का है। ये क्या किया तूने दीदी? ये सब कैसे हुआ? पता नहीं करिश्मा, मुझे कुछ नहीं पता। ये कैसे हो गया? तू चिंता मत कर दीदी, यहीं रह, मैं कुछ करती हूँ। बाहर विक्रम आ चुका था। करिश्मा बाहर आई। रुकिए सब, आज इस पुष्पा का असली चेहरा सामने आया है। आप सब जरा घर के भीतर आइए, देखो तो सही इस काली पुष्पा का काला कांड। अब क्या होगा? जब विक्रम ने, राजा ने, रानी ने, मंत्री ने और सभी गांव वालों ने देखा कि पुष्पा गर्भवती है, तो उन सब ने क्या किया? और इस बार फिर से करिश्मा ने आखिर ऐसा क्या किया जो सुनकर आपका खून खौल उठेगा? और सबसे बड़ा सवाल, कल जो अर्थी उठी वो किसकी थी? क्या वो पुष्पा की ही अर्थी थी? दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो अभी उर्ज टून्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले भाग में बहुत जल्द।